चलिए बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं रितेश शर्मा, फिजिक्स मेंटर। एक छोटी सी सीरीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग अभी 12th का अच्छा खासा पोर्शन कवर कर चुके हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम आधी 12th खत्म कर चुके होंगे। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इलेक्ट्रिक वाला सेक्शन है, जिसमें कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो हमने सारा पढ़ लिया है। उसके बाद हमने मैग्नेट चालू किया था। मैग्नेट भी मोर और लेस हमने सब कुछ खत्म कर लिया है। एक छोटा सा सेक्शन बचा है मैग्नेट का, एक बहुत छोटा सा सेक्शन बचा है, जिसमें कल शायद हम लोग लूप की बात कर रहे थे, है ना। हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे थे। उसी पे अपन और आगे डिस्कशन करते हैं। लेक्चर का जो मोड रहेगा, मोड ऑफ लेक्चर वुड बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, क्योंकि दोनों बच्चे कनेक्टेड है। जितने भी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे सो दैट आई कैन सी यू गाइस देयर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ओके, है ना। ये सेम लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड दीज लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब, क्योंकि एडिटिंग बहुत टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना, और अभी मैं उतना टाइम स्पेयर कर नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब यदि ये आपके पास में कंडक्टर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसकी करंट आई है, इसकी लेंथ एल दे रखी है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? एल दे रखी है। तो इस केस में जो फोर्स का फॉर्मूला था, ये हमारे पास में कितना आया था? बिल साइन थीटा। या फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला कितना आया था? आई इंटू एल क्रॉस बी आया था कि नहीं आया था, है ना। याद है कल फोर्स दामाद होता है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। वो अपन ने यहाँ पे कल डिस्कशन किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक लूप की बात की थी अपन ने क्या कर दिया, ऐसी कोई आप एक लूप रख दो, ऐसी कोई आप एक लूप रख दो, है ना। ऐसा कोई एक पाश रख दो जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, बट यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई एक लूप रख दी, तो इस केस में नेट फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये चीजें कल मैंने आपको शायद एक रेक्टेंगल के लिए, एक ट्राइंगल के लिए भी सॉल्व करके बताई होगी। क्लियर है कि नहीं है ना। इसके बाद में मैंने आपसे बात की थी टॉर्क की। अपन इस पे और आगे डिस्कशन करते हैं, टॉर्क का डिस्कशन करते हैं। फोर्स तो 0 हो गया, पर इसमें टॉर्क लगता है, उसका अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आज जो मैं आपको चीज पढ़ाने वाला हूं, आज अपन जो कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है बेटे? इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे सर ये तो नाम ही पहली बार सुना है, ऐसा तो सिलेबस में नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो? सिलेबस में है, पर आपको नाम नहीं बताया जाता। भाई इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? आपके घर में पानी की मोटर लगी होगी, उस मोटर में क्या होता है? उस मोटर में आप क्या करते हो? करंट सप्लाई करते हो, करंट सप्लाई करते हो, और आपको रोटेशन आउटपुट में मिलता है, यही तो होता है। तो हाउ दिस इज हैपनिंग, आइए इस पे अपन चर्चा करते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास में क्या है, ये एक नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, और दूसरा आपके पास में यहाँ पे एक साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है ना। ये आपके पास है मैग्नेट के पोल्स हैं। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है। हमारे पास में यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है। इसके बीच में हमने एक लूप रख दी, रेक्टेंगुलर लूप रख दी, रेक्टेंगुलर ऐसी आपने एक लूप रख दी यहाँ पे, ठीक है। ये आपने लूप रख दी रेक्टेंगुलर। इसमें क्या होता है कि आपने करंट फ्लो करा दी, इसमें आपने क्या फ्लो करा दी? करंट फ्लो करा दी। क्या फ्लो करा दी? करंट फ्लो करा दी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने आपको मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया था, जब मैंने आपको मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया था, चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ाया था, मैं वहां भी बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो बार मैग्नेट होता है वो एज अ सिंपल नॉर्थ और साउथ पोल के साथ में काम करता है, और आपकी जो कॉइल होती है उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इन दोनों में रिजेम्बलेंस है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है m गुणा l। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास में कितना होता है? निया होता है कि नहीं होता? इस पे टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? एम बी साइन थीटा। तो इस पे भी टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। मतलब आप किसी बार मैग्नेट को यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा रखा है, बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है। कितना होता है? m क्रॉस b या m b साइन थीटा। क्यों? बेसिकली क्या है, ये कोई बार का मैग्नेटिक फील्ड है, ये m क्या है? ये m है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें आपने उसको रखा है।
यही चीज सेम यहां पे रिफ्लेक्ट होती है। भाई दोनों मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आप ये भूल जाओ कि एक बार मैग्नेट है कि एक कॉइल है, आप तो ये ध्यान रखो कि बस मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बस ये सेम फॉर्मूला दोनों में लगता है टॉर्क का, चाहे आप एक कॉइल को रखो चाहे आप एक बार मैग्नेट को रखो, दोनों पे टॉर्क काम करता है। यही अपन ने किया है, हमारे पास में ये कॉइल है, अपन ने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पे लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, इस पे लगने वाला टॉर्क हो जाएगा mb sin थीटा। इस पे लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा mb sin थीटा, और इसका m कितना होता है nia इंटू b sin थीटा। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है ना। तो इस पे क्या हो जाएगा, आपका एक ऐसा टॉर्क काम करेगा, एक टॉर्क काम करेगा, इसकी वजह से कॉइल घूमने लग जाती है। ये इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, दिस इज सिंपल इलेक्ट्रिकल मोटर, सिंपल इलेक्ट्रिकल मोटर, बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, ठीक है कि नहीं है ना। इलेक्ट्रिक मोटर यही होती है हमारे पास में। आपके पास में जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये यही होती है। इवन आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर हुआ, याद है गैल्वेनोमीटर, ये बड़ा होके एक बार अमीटर बना था, ये एक बार वोल्ट मीटर बना था। गैल्वेनोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आप गैल्वेनोमीटर में क्या करते हो, गैल्वेनोमीटर में आप इसके ऊपर और नीचे, आप इसके ऊपर और नीचे स्प्रिंग बांध देते हो। यहां पे ऐसे आपने स्प्रिंग लगा दी, यहां पे आपने क्या लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी, यहां पे भी आपने क्या लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी, ठीक है। अब क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करें, है ना। आपने वो खिलौने वाली कार चलाई है जिसको ऐसा पीछे खींचते थे ना, फिर छोड़ते थे, वहां करके आगे जाती थी। एक तो चाबी वाली भी होती थी, चाबी भरो, वो इलेक्ट्रिक वाली नहीं, आजकल इलेक्ट्रिक वाला जमाना आ गया, शायद तुमने उसी से खेला होगा। बट एक वो आती थी बिना, उस मैकेनिकल कार्स आती थी, वो बिना इलेक्ट्रिक की कार, आप उसको पीछे खींचो भाम से आगे जाती थी। तो आपने कभी उसको खोला होगा तो आपने देखा होगा उसमें ऐसी स्पाइरल सी स्प्रिंग होती है, ऐसी गोल गोल घूमती हुई उसमें एक स्प्रिंग होती है। तो जब आप उसको पीछे खींचते हो ना, तो स्प्रिंग ऐसे टेंस्ड हो जाती है, और जैसे ही छोड़ते हो तो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाने की कोशिश करती है। क्लियर है कि नहीं है। और भी अपन केसेस देखे, जैसे देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास में ये एक चार्जर है, इस चार्जर को यदि मैं ऐसा घुमा देता हूँ, इस चार्जर को मैंने फोर्स देके ऐसा घुमाया, छोड़ूंगा तो किधर घूमेगा, इसका उल्टा घूमेगा, घूमेगा ना। समझ में आ रही है ना बात। यदि आपने इसको ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, छोड़ूंगा तो उल्टा घूमेगा। और यदि मैं घुमाते 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 यहीं पे हाथ रख दूं तो ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा। इस केस में इस चार्जर पे दो टॉर्क लग रहे हैं, एक तो मेरे हाथ का टॉर्क, एक इसके वायर की वजह से टॉर्क। वो टॉर्क कौन सा है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाता है, वो टॉर्क कौन सा है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाता है। कई बार आपने फील किया, रस्सी रस्सी होती है ना, रस्सी को ऐसा घुमा के छोड़ दो, रस्सी को घुमा के छोड़ दो आप, रस्सी वापस उल्टी घूमेगी। अरे अभी तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई भूत है क्या जो रस्सी को घुमा रहा है। नहीं, आपने जब घुमाया ना तो रस्सी में भी एक नया टॉर्क डेवलप हो गया उसकी पोजीशन के कारण, जिसको अपन कहते हैं टॉरिजनल टॉर्क, ऐंठन बलागुण कहते हैं अपन उसको। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा घुमाया जाता है ना, ऐसा ऐसा आप घुमा देते हो, तो उसको वापस लाने वाला जो टॉर्क होता है वो उसकी एक इनबिल्ड क्वांटिटी होती है जिसको अपन टॉरिजनल टॉर्क कहते हैं। टॉरिजनल टॉर्क, ऐंठन बलागुण कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को दबाते तो वापस आती कि नहीं आती छूट के, तो वापस कौन लेके आया, वापस स्प्रिंग खुद आई अपनी प्रॉपर्टी की वजह से। वैसे ही एक घूमने वाली स्प्रिंग भी होती है, इसको घुमा के छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पे लेके आएगा, इसको अपन टॉरिजनल कहते हैं। वही चीज यहां पे है, वही चीज यहां पे है। अब क्या हुआ, यहां पे दो टॉर्क काम करने लग गए। एक तो आपका किसका टॉर्क आएगा, स्प्रिंग का टॉर्क आएगा। दूसरा किसका टॉर्क आएगा, आपका कॉइल का टॉर्क आएगा। जहां पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस पॉइंट पे आके, ये इस पे आपने पॉइंटर भी चिपका दिया, यहां पे 0 एम्पियर, यहां पे 1 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर, यहां पे 3 एम्पियर, यहां पे 4 एम्पियर, ऐसा रहता है। जहां पे ये दोनों इक्वेट हो गए ना, एक मिनट बेटा, जहां पे ये दोनों इक्वेट हो गए वहां पे आके रुक जाएगा, वहां पे आके रुक जाएगा, आपको करंट की रीडिंग आ जाएगी। तो इस केस में जो आपका स्प्रिंग का टॉर्क होता है इसको अपन कहते हैं C फाई, क्या बोलते हैं, C फाई या C थीटा, जो भी इसका एंगल है। और कॉइल का टॉर्क कितना आ गया, MB साइन थीटा। M की जगह क्या रख सकते हो, निया साइन थीटा, ठीक है कि नहीं है। और आप एक टेक्निक यूज करते हो जिसको अपन कहते हैं रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड एक ऐसी टेक्निक होती है, आपने कभी देखा है, आप प्रैक्टिकल इसको देखोगे ना, ये आपके जो पोल्स होता है ये इस फॉर्म में होता है,
कभी भी ऐसे सीधे पोल्स नहीं होते, आपके पोल्स ऐसी फॉर्मेट के अंदर होता है, ऐसे कटे हुए होते हैं। ऐसे समझ रहे हो इस चीज को, इस शेप को समझ रहे हो? आपके पोल्स ऐसे कटी हुई फॉर्म में होता है, ऐसे होते हैं हमेशा आपके पोल्स। आपके पोल्स हमेशा ऐसे कटी हुई फॉर्म में होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आया समझने वाली चीज जो मैं बता रहा हूं? आपके पोल्स हमेशा ऐसे कटी हुई फॉर्म में होता है। कटी हुई फॉर्म में क्यों होता है? ताकि रेडियल फील्ड क्रिएट कर सके। अरे मालिक रेडियल फील्ड क्या है? रेडियल फील्ड देखो ऊपर से बताता हूं, यहां से बताता हूं, यहां से बताता हूं रेडियल फील्ड क्या है। ये वाला सेक्शन हटाता हूं ना, ब्लू पेन वाला, हमने ऑलरेडी देख लिया इस चीज को, इसको अपन इरेज करते हैं यहां से। आप यदि इसको ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो देखो ये नॉर्थ पोल का गोला, ये साउथ पोल का गोला, ये आपका नॉर्थ पोल आ गया और ये आपका साउथ पोल आ गया, है ना। अच्छा ये सीधा होता, यदि ये ऐसा होता, ये सीधा होता तो इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी सीधी निकलती। अरे हाँ कि ना, सब एग्री करते हैं इस पे? यदि इसका क्रॉस सेक्शन सीधा होता तो ऐसे निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पर इसका क्रॉस सेक्शन टेढ़ा है। टेढ़ा है मतलब क्या है? टेढ़ा है मतलब क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे जाती रहेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है क्या? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती रहेगी, हालांकि काटेगी नहीं, दिख रहा है आपको काट रही, पर काटती नहीं है वास्तव के अंदर। आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, खाली पे आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। और एक और चीज होती है यहाँ पे, छोटी सी चीज ध्यान देंगे इस। अच्छा चलो अपन पहले इसी पे काम करते हैं। इसको अपन कहते हैं रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड यानी जो रेडियस की डायरेक्शन में होता है। किसी को डाउट है? कौन है? मोदी डाउट है क्या? आदित्य डाउट है? आदित्य डाउट है कि आपका रेज हेड हो रखा है? चलो ठीक है, डाउट हो तो बता देना ना। तो बेटा ये जो रेडियल फील्ड होता है ना, रेडियल फील्ड का मतलब ही ये है, रेडियल फील्ड यानी जो रेडियस की डायरेक्शन में है। इस रेडियल फील्ड से फायदा ये होता है कि आपका साइन थीटा हमेशा 1 रहता है, आपका थीटा 90 डिग्री हो जाता है। यहां पे एक चीज बहुत समझनी जरूरी है, यहां पे दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है थीटा, एक आ रहा है फाई। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा मैग्नेटिक फील्ड, थीटा मैग्नेटिक फील्ड एंड इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो इस डायरेक्शन में कहीं आ रहा होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट और बी, इसके बीच का एंगल थीटा है। फाई क्या है सर? फाई इसका रोटेशन एंगल है। आपने जब करंट सप्लाई की तो करंट सप्लाई करने में कितना घूम गया, वो इसका फाई एंगल होता है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आज समझने के बाद में एक बार अपनी बोर्ड की बुक से इसको जरूर पढ़ना। गैल्वेनोमीटर है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको कहीं ना कहीं जरूर से दिया होगा, है ना। तो ये आपके पास में यहाँ पे होता है। तो फायदा क्या है? यहां से करंट कितनी आ गई? करंट आ गई C डिवाइड बाई NA, C डिवाइड बाई NA इंटू फाई। ये आपका करंट आ गया सीधा सीधा। मतलब ये तो कोई कांस्टेंट हो गया, ये तो कोई कांस्टेंट हो गया। ये आपके पास में क्या आ गया? एंगल आ गया। फिर यहां से और भी छोटी छोटी चीजों को डिफाइन किया जाता है, और भी छोटी छोटी चीजों को डिफाइन किया जाता है यहां से। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? इसका फायदा ये हुआ बेटा, आपका करंट और एंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब आप एक काम करो, आप, मैंने आपको बताया था, आप कभी भी करंट सीधा मेजर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है तार जा रहा है, हाथ लगा के बोल रहे हो 2 एम्पियर, कम झटका आ रहा है 2 एम्पियर, फिर आप लगा के बोले अरे यार इस बार ज्यादा झटका आएगा 4 एम्पियर होनी चाहिए। तो आप कभी भी ऐसे फील करके करंट नहीं बता सकते हो, आप कभी भी ऐसे फील करके करंट नहीं बता सकते हो। ट्राई भी मत करना ऐसा कभी फील करने, तार पकड़ के बता रहे हो करंट, नहीं, दिस इज नॉट फिजिबल, है ना। हाँ, एक बार ही बता पाओगे, उसके बाद बताने लायक नहीं रहोगे। एक बार तो बता सकते हो, सब बता सकते हैं एक बार, उसके बाद आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो आप कभी भी करंट मेजर नहीं कर सकते, आप वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते। आप क्या मेजर कर सकते हो? आप टाइम मेजर कर सकते हो, आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, आप एंगल मेजर कर सकते हो। ये 3 चीज आपके हाथ में जो मेजरेबल है, ये 3 चीज आपके हाथ में जो मेजरेबल है। तो यहां पे बेसिकली आप ये एंगल मेजर करते हो, फिर एंगल को इन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, बोले करंट इतनी है। वास्तव में तो मेजर क्या किया? एंगल। और डिस्प्ले में क्या दिखा रहे हो? करंट। समझ में आ रही है? इसकी ये चालाकी है यहां पे, है ना। तो हर इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिकली आप कभी भी करंट वोल्टेज मेजर कर ही नहीं सकते हो। आप क्या मेजर करते हो? आप मेजर करते हो एंगल, डिस्टेंस एंड टाइम, बस इतना आप मेजर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो करंट है, इसमें ये कांस्टेंट का रिलेशन है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। ए क्या है? इसका एरिया। सी क्या है? सी को बोलते हैं टॉरिजनल कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। इसके आधार पे और भी बहुत सी चीजें होती है। एक चीज होती है जिसको अपन सेंसिटिविटी कहते हैं, वो मैंने आपको गैल्वेनोमीटर में पहले ही पढ़ा दी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर टॉपिक थोड़ा बड़ा है, मैंने आपको आधा पहले पढ़ा दिया, आधा यहां पढ़ा दिया।
कॉन्सेप्ट बेसिक ये रहता है गैल्वेनोमीटर का, समझ में है क्या कॉन्सेप्ट होता है? समरी करें स्टोरी का, अपन एकदम जूस निकाल के आपके सामने रखता हूँ गिलास के अंदर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कैसे नहीं है कि सर एक मूविंग चार्ज जो होता है उसको पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, चलो बढ़िया बात है। फोर्स कितना होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, बहुत बढ़िया बात है। फिर आपने कंडक्टर लिया, आपने क्या लिया? कंडक्टर लिया। कंडक्टर में भी मूविंग चार्ज है, फॉर्मूला तो वही Q इंटू वी क्रॉस बी लगेगा, पर आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। वही फॉर्मूला मॉडिफाई को कितना बन गया बेटा आपका? वही फॉर्मूला मॉडिफाई होकर बन गया I इंटू एल क्रॉस बी। जो QV भी था ना, वही मॉडिफाई होकर बन गया I इंटू एल क्रॉस बी। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को? आर यू एबल टू कनेक्ट द थिंग्स? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, वही फॉर्मूला ये बन गया। तो हम चार्ज से आए, मैं इसको लिख के समझाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समरी समझ में आनी बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर की फील आएगी इसके अंदर। देखिए हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ था, बड़ा सिंपल सा था। एक अकेला चार्ज बैठा था, ये बोला मैं मोशन करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला मैं फोर्स लगाऊंगा। और फोर्स कब नहीं लगता है? जब मोशन नहीं करता है, एंगल 0 होता है, एंगल 180 होता है, ये बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तब फोर्स नहीं लगता है। तो इस पे फोर्स का फॉर्मूला कितना था बेटा? Q इंटू वी क्रॉस बी। फिर ये चार्ज बड़ा हुआ, देखते ही देखते, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, भागते भागते हुए हीरो बड़ा हो जाता है, ऐसे बटवा चोरी करके भागता है, उसके पैर दिखाते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है। वैसे ही ये भाग रहा था, भागते भागते चार्ज बड़ा हो गया। तो चार्ज बड़ा होके क्या बनेगा? चार्ज बड़ा होके करंट बनेगा, या करंट बनेगी, पता नहीं, है ना। चार्ज बड़ा होके क्या बनेगा? करंट। करंट बन गया, करंट बन गया तो भी मैग्नेटिक फील्ड कह रहा, हाँ तू छोटा था तब भी मैं तेरे पे फोर्स लगाता था, वो ये था। अब ये कह रहा मैं तो बड़ा हो गया, तो बोलता है फोर्स तो लगाऊंगा। तो कहते हैं थोड़ी इज्जत के साथ लगाओ फोर्स, तो चल ठीक है। तो ये कहता है तेरे पे नया फोर्स लगा देता हूं, बेसिकली इसको उल्लू बना रहा होता है। फॉर्मूला तो वही है, इसी फॉर्मूले को इसमें ड्राइव किया जा सकता है। दोनों सेम केस है, Q इंटू वी क्रॉस भी पढ़ाया था, फिर आपको BIL पढ़ाया था। आओ आगे आओ। आपको याद हो तो मैंने आपको थोड़ी देर में बताया था कि इसके बाद अपन लूप पे आ गए। अपन ने लूप पे फोर्स निकालना चाहा, तो लूप पे फोर्स तो कितना आया था? 0 आया था यूनिफॉर्म फील्ड में। पर लूप पे टॉर्क काम करता है, कितना करता है? mb sin थीटा का टॉर्क काम करता है। ये टॉर्क ही जो है ये कॉइल को घुमाने का काम करता है, और कॉइल घूम गई तो मोटर चल गई। अपनी इलेक्ट्रिक मोटर यही होती है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक मोटर। फिर इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि ये जो कॉइल घूम रही है ना, इस कॉइल में कॉइल का रोटेशन एंगल जो फाई है, ये आपका सीधा सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप तो एंगल काउंट कर लो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। लेट से 10 डिग्री पर आपकी 3 एम्पियर की करंट है। तो यहाँ पे 0 एम्पियर, 10 डिग्री पे 3 एम्पियर, 20 डिग्री पे 6 एम्पियर, और 30 डिग्री पे कितना आ जाएगा? व्हाटसोएवर इट इज 9 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये समरी समझ में आई? बस इतनी सी कहानी मैंने आपको थोड़ी एलोबरेट करके पढ़ाई थी। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है किसी को? बताइए। आगे बढ़ते बेटा ऐसे ना। चलो अब मेरे हिसाब से मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़ा पढ़ो के नक्की कर दिए, एक समरी मारे क्या इसके? एक समरी मारते हैं अपन, कहां से चालू की थी बात है। 5 मिनट लगेगी, सब चीजें एकदम आपके सामने खोल के वापस से रख रहा हूं, है ना। फील आनी चाहिए चैप्टर, ऐसा लगना चाहिए फिजिक्स पढ़ी है यार, मैग्नेट पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में शाम को भी ऐसा आना चाहिए कि हाँ मैग्नेट चल रहा है। फील देता हूं इस चैप्टर की, आओ देखो कैसे। कि आप गए थे, आप पहले श्रमिक थे, हम सब पहले श्रमिक थे, तो हम कहीं पे खदानों में काम कर रहे थे, और हम उस समय मैग्नीशिया नाम की जगह पे रहते थे। मैग्नीशिया नाम की जगह पे रहते रहते हमने एक ऐसी चीज ढूंढ ली जो कीलों को, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, उसका नाम हमने मैग्नेटाइट रख दिया था। फिर हम बड़े हुए, हमने पढ़ाई चालू की, हमने थोड़ी मोड़ी केमिस्ट्री पढ़ ली। केमिस्ट्री पढ़े तो हमने उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया, तो वास्तव में वो जो मैग्नेटाइट नाम का पत्थर था ना, दैट वाज Fe3O4। अरे वाह, दैट्स अ रियली गुड थिंग। और बड़े हुए, हमने उस पत्थर को एक रॉड की शेप दे दिया।
हमने उस पत्थर को एक रॉड की शेप दे दिया और हम इसको बोलने लग गए बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा यहां पे कि बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं। हमने क्या किया, दो बार मैग्नेट ले लिए, ऐसे पास में लेके आए तो ये तो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। अच्छा, हम इसको ऐसा करके लेके आए तो ये रिपेल कर रहे हैं। ओहो, मतलब ये बात क्या हो गई, ये बात तो ये हो गई कि ये दोनों किनारे एक जैसे नहीं है। क्यों एक जैसे नहीं है कि आप यदि ये जैसे आपके पास दो बार मैग्नेट है, आप इनको पास में लाओगे तो ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अपन करते थे ना पहले जब आप छोटे थे, मतलब मैंने तो बहुत किया था, दो चुंबक ले लेते थे और एक चुंबक के पीछे दूसरी चुंबक लेके जाते तो आगे वाली चुंबक भागती थी, है ना। वो रिपल्शन होता है, वो क्या होता है, रिपल्शन होता है ना। वो चीज अपन ने ट्राई की तो अपने को याद आया कि नहीं, इसके दोनों किनारे एक जैसे नहीं है। ये गंगाधर और शक्तिमान नहीं है, ये तो अलग अलग है। ये गंगाधर और गीता विश्वास एकदम अपोजिट पोल है ना, ये एकदम अलग अलग है। तो इनका नाम रखो, इनका के नाम कैसे रखे, सोचा समझ में नहीं आया। तो पंडित जी को गुस्सा आ गया, पंडित जी ने इसको फांसी दे दी। इसको जब फांसी दी तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में अपना सिर और पैर करके सो गया। पंडित जी कह रहे हैं ये तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, जितनी बार फांसी देता हूं, इसको हैंग करता हूं, ये साउथ और नॉर्थ में ही ठहरता है। तो पंडित जी ने कहा आज से तेरा नाम नॉर्थ और आज से तेरा नाम साउथ। इज इट क्लियर? मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, है ना। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई पंडित नहीं था वहां पे, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, समझ में आना ये जरूरी है कि दोनों पोल एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए फिर ठीक, और प्रोग्रेस हुई में पता चला कि दोनों पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब आप इसको काटते हो तो ये पोल वही है, गंगाधर शक्तिमान और गीता विश्वास, है ना। ये हमेशा साथ साथ रहेंगे पर अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, हमेशा साथ साथ रहेंगे पर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे ये पोल्स। कभी आप इनको अलग नहीं कर सकते कि लो सर काट दिया, अरे तेरे काटने से क्या होता है, भगवान ने इनको एक दूसरे के लिए बनाया। ये साउथ आ गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया। समझ में आया कि नहीं है? फिर ये काटने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर यदि आप ऐसा काटते हो ना तो बेचारे के पैर टूट जाते हैं। ये जो इसकी स्ट्रेंथ आधी रह जाती है, इसकी स्ट्रेंथ भी आधी रह जाती है। ये मैंने आपको वहां पे समझाया था। फिर अपन ने और डिस्कशन किए, फिर हमने बोला कि जैसे वहां पे चार्ज था ना, वैसे यहाँ पे स्मॉल एम है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी में चार्ज काम आता है, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक में स्मॉल एम काम आता है। स्मॉल एम को कहा जाता है ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ। और ये जो पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव सामर्थ्य, ये चार्ज जैसा ही काम करती है। और इसके लिए यदि आप फॉर्मूला लिखना चाहो फोर्स का, तो यहां पे कांस्टेंट की जगह आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। पर इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। क्यों नहीं है इसका ज्यादा रोल? क्योंकि मालिक वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आपको प्लस और माइनस अलग अलग मिल सकते थे, बट यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एक m से डिवाइड कर दो। फिर हमने कहा नहीं, इसको अपन और ढंग से देखते हैं। तो हमने कहा कि जब एक अकेला पोल मिलता ही नहीं कभी, तो एक अकेले पोल को क्यों पढ़े? तो हमने दोनों पोल को साथ साथ पढ़ना चालू किया। इसको नॉर्थ बोला, इसको साउथ बोला। फिर हमने देखा कि फिर वही कहानी मतलब क्या कि फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया। तो यहां पे हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया था कितना? 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाई r क्यूब। एक्सियल पॉइंट पे उतना होता है, अक्षीय स्थिति पे ये होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले बच्चों को याद है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 kp अपॉन r क्यूब होता था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में p होता है ना, वैसे ही मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटोस्टैटिक तो नहीं होता, मैग्नेट के अंदर m होता है। सेम फॉर्मूला, जैसे यहां पे k है, यहां पे ये है, सेम फॉर्मूला एज इट इज, नो डिफरेंस। जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव पढ़ते हो ना, उसके सेम फॉर्मूले यहां पे आते हैं। फिर यहां पे जो फील्ड होता है, ये आता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाई r क्यूब। सेम फॉर्मूला वहां भी था, k की इसके म्यू नॉट की जगह k रख दो, m डिवाइड बाई r क्यूब आ जाएगा, p आ जाता है वहां पे kp डिवाइड बाई r क्यूब। फिर अपने फील्ड लाइंस की बात की तो अपने कहा इसकी जो फील्ड लाइंस होती है घूम घूम चक्री होती है। कैसे? कि हमेशा नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर होगी, हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर होगी। इसलिए फील्ड कंजर्वेटिव नहीं, हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होता है।
ये हमेशा कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर हमने कहा अच्छा क्या 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 आप इतनी प्रगति कर गए, आज भी आप चुंबक ढूंढने के लिए मैग्नीशिया की खदानों में जाओगे? हमने कहा नहीं यार, क्वेश्चन तो अच्छा है। फिर हमने आर्टिफिशियल चुंबक के बारे में सोचा, फिर हमने और रिसर्च की तो हमारे साथ में अपना एक असिस्टेंट था। हमारा असिस्टेंट कौन था? ओरस्टेड नाम का जो साइंटिस्ट था वो अपना असिस्टेंट ही था। उसने बता दिया अपने को काम करके कि नहीं यार, कि यदि तुम ऐसा करंट फ्लो करा रहे हो ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। फिर ओरस्टेड का भी एक चेला था, कौन? बायोट सावर्ट ने कहा रुको साहब रुको, मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला देता हूं। बायो सावर्ट ने एग्जैक्ट फॉर्मूला कितना दिया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई वेक्टर आर के मॉडुलस का क्यूब। ये बायो सावर्ट ने एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया था। इसके बाद तो बल्ले बल्ले, इसके बाद तो अपन ने कोहराम मचा दिया। कैसे कोहराम मचा दिया? ऐसे कोहराम मचा दिया। देखो ऐसे कोहराम मचाया हमने पहले क्या लिया? एक वायर की वजह से निकाल लिया कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद है कि नहीं याद? इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर होता है। फिर अपन एक आर की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर होता है। फिर अपन ने रिंग के एक्सिस पे पता कर लिया था कितना था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। इसके अंदर आर अपॉन रूट 2 पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता था, एक नति परिवर्तन बिंदु आता था कि नहीं आता था? एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी नति परिवर्तन बिंदु आता था, वहां पे आपकी ग्राफ की शेप चेंज हो जाती थी। फिर हमने और लालच किया। हमने क्या लालच किया कि यार ये जो कॉइल है ना, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे घूमती हुई आ रही है, तो मैंने कहा 2 कॉइल लगा दो। 2 कॉइल लगा दिया तो उस सिस्टम को हमने नाम दिया हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। क्या नाम दिया हमने? हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। हेल्महोल्ट्ज कॉइल की खास बात क्या होती है कि दोनों कॉइल के बीच में आपको लगभग यूनिफॉर्म फील्ड मिलता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। इससे भी अपना मन नहीं भरा, हमने बहुत सारी कॉइल्स को एक साथ लपेटना चालू कर दिया, उसका नाम दे दिया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एक्सिस पे फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। फिर भी हमारा दिल नहीं भरा, हमने बोला सोलेनॉइड के किनारों पे अभी भी ऐसा थोड़ा सा एक घुमाव आ रहा है, तो मैंने कहा किनारे काट दे। किनारे काटे तो नए किनारे बन गए, उपाय नहीं। फिर हमने उसके किनारों को क्या कर दिया? मिला दिया, तो क्या बना? टोरॉइड। टोरॉइड एकमात्र ऐसी डिवाइस है जिसमें कोई पोल नहीं होता, ना कोई नॉर्थ है ना कोई साउथ है, मतलब वो उसका परमात्मा से मिलन हो गया टोरॉइड का। टोरॉइड के लिए सांसारिक मोहमाया खत्म हो गई, ना कोई नॉर्थ पोल ना कोई साउथ पोल। चलो साहब फ्री हुए, मैग्नेटिक फील्ड की चर्चाएं हो गई, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। फिर अपन आए थे फोर्स के ऊपर, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि चार्ज पे फोर्स कितना होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। और तार पे फोर्स कितना होता है? कंडक्टर पे फोर्स कितना होता है? BIL होता है, I इंटू एल क्रॉस बी होता है। फिर अपन लूप पे आए, लूप पे फोर्स 0 होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, पर वहां पे टॉर्क काम करता है, और वही टॉर्क चुंबक में वो मोटर को घुमाता है, वही गैल्वेनोमीटर का काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेट, जो अब तक अपन ने पढ़ा है। 2 चैप्टर बहुत छोटे टाइम में समराइज करने की कोशिश की है। ठीक है, क्लियर है? रनिंग आउट ऑफ टाइम। कितना टाइम बचा है? लगभग 8 मिनट और 14 सेकेंड है। लास्ट सेक्शन स्टार्ट करो मैग्नेट का, जिसको अपन कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोस्ट प्रोबेबली जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये शायद 9th चैप्टर होना चाहिए। 9th चैप्टर होना चाहिए राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए, है ना? CBSE में भी शायद 8th या 9th चैप्टर है NCERT का, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है CBSE बोर्ड का तो। ठीक है, क्योंकि इस साल मैंने NCERT बहुत देखी ही नहीं। राजस्थान बोर्ड के तो बच्चे फिर भी सर कनेक्टेड थे। तो ये आपका 9th चैप्टर में अपन एंटर कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल अपन इस 9th चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है। ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है ना? फील आ रही कि नहीं आ रही मैग्नेट की? मैग्नेट आपने पहले भी पढ़ा है, मेरी गारंटी अपन एकदम दिल के कोने से मैग्नेट पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ा है आपने। आइए पढ़ते हैं, बढ़िया आगे।
आज जो अपन चैप्टर चालू करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और इसी चैप्टर को अपन शॉर्ट में आज से बोलेंगे EMI। EMI चैप्टर का नाम क्या है? EMI। अंधाधुंध नहीं पढ़ना अपने को, टाइम कम है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन एकदम सब्जेक्ट के साथ में खिलवाड़ करें, नहीं। मेरा मकसद यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के साथ में खिलवाड़ करना नहीं है, या आपको एक बार के लिए खुश करना नहीं है कि हाँ सर ने सारा सिलेबस पढ़ा दिया, कि तेरे को कितना समझ में आया, वो मत पूछो। पढ़ा सर ने सारा दिया, कि सर को तो पहले से ही आता था, सर हर साल पढ़ाते हैं, तुझे कितना समझ में आया, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें सब्जेक्ट से खिलवाड़ नहीं करना है। मेरी कोशिश ये है कि आपको एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट समझा के जाऊँ यहाँ से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी तक हुआ क्या, अपन इस चीज को समझते हैं। अभी तक हुआ क्या, जो भी अपन अब तक चीजें पढ़ी ना, अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति को पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन को पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से बना था? मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से बना था, एक तो बार मैग्नेट से बना था, एक करंट कैरिंग वायर से बना था। एक तो छड़ चुंबक से बना था, दूसरा आपका एक धारावाही चालक तार से बना था। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले चैप्टर में अपन उससे भी आगे बढ़ गए। अपन ने मैग्नेटिक फील्ड का वापस रिस्पांस क्या होता है उसको भी पढ़ लिया। भाई चार्ज ने भाग के मैग्नेटिक फील्ड बनाया, अब भागते हुए चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बातें करेगा ये भी अपन ने देख लिया। भागते हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, लॉरेंज फोर्स। तो लास्ट चैप्टर में अब तक अपन दो अच्छी अच्छी चीजें कवर कर चुके हैं। एक तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अपन बहुत क्लियर है। तू मेरे को बार मैग्नेट ला के दे दे, मैं तेरे को मैग्नेटिक फील्ड बता दूंगा। आप मेरे को करंट कैरिंग वायर ला दो किसी भी तरह का, चाहे सीधा हो चाहे ऐसा आर्क की शेप में हो, मैं मैग्नेटिक फील्ड बता दूंगा। क्या आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड? चाहे बार मैग्नेट दूं चाहे करंट कैरिंग वायर दूं, सब कॉन्फिडेंट है मैग्नेटिक फील्ड बताने में। एक बार दिमाग में आंखें बंद करके फॉर्मूले सोचो जो मैं आपको पढ़ाया ऑलरेडी। सोचो वो जो करंट कैरिंग सीधा वायर था उसका फॉर्मूला क्या था, फिर सर ने आर्क पढ़ाया था, फिर सर ने लूप पढ़ाई थी, फिर लूप का एक्सिस पढ़ाया था, फिर सर ने सिलेंडर पढ़ाया था। सोचो क्या वो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या? टेक योर टाइम। केवल कहने से नहीं होगा कि हाँ सर आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दिया, अरे मैं हर साल पढ़ाता हूं, तुझे कितना आया? क्या आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन से एकदम क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे कैसे था? यस और नो? ठीक है, इससे एक स्टेप आगे चले गए। क्या आगे चले गए? क्या आगे चले गए कि साहब आपका जो भागता हुआ चार्ज है उसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले किसने बताया था? बायो सावर्ट ने। लाले क्या फॉर्मूला बोल के गया बायो सावर्ट तेरे को? बायो सावर्ट बोल के गया μ0/4 पाई I × dl क्रॉस r/r³। ये बायो सावर्ट बोल के गया था। ओके, नो इश्यू एट ऑल। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अब जो बाहर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको सिग्नल मिल गया कि एक आदमी है जो हमारी जाति से संबंध रखता है। क्यों संबंध रखता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये भी आके इससे इंटरेक्ट करेगा और ये इंटरेक्शन फोर्स की फॉर्म में होगा। लाले किसकी फॉर्म में होगा? फोर्स की फॉर्म में होगा। ये दो ही चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है। एक अर्थ मैग्नेटिक नाम का छोटा सा टॉपिक भी पढ़ लिया। अब तक अपन ने दो चीजें पढ़ी है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहां पे? बेसिकली अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का बनना। सॉरी, अपन ने मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक प्रोडक्शन पढ़ा है। अपन ने क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक प्रोडक्शन पढ़ा है। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर यानी EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम देखो, इसका नाम देखो, नाम में ही सब कुछ है। सब पढ़ लेते हैं बच्चे, पता ही नहीं होता इसका नाम ये क्यों रखा गया। कोई कारण है यार इसका नाम ये रखने का? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज का प्रोडक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज बनाने के बारे में बात करोगे। इससे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसकी बातें कर चुके हो। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, यह इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। क्या आपको यह पॉइंट क्लियर है? हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, यह सबको पता होना चाहिए। यह जब पता हो गया ना, फिर फील आएगी आपको सब्जेक्ट की। क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये कैसे, कौन बता के गया? सबसे पहले ओरोस्टेड बता के गया, फिर बायो सावर्ट अपने को उसका सॉल्यूशन देके चला गया। जहां जहां बायो सावर्ट अटक गया वहां एम्पियर का लॉ आ गया। एम्पियर लॉ पढ़ा था, एमएमएफ डिफाइन किया था अपन ने उसके अंदर। जो रिवीजन करेगा ना उसको अच्छी फील आएगी, जो रिवीजन नहीं करेगा ना वो ऐसे, और इसको किसने मारा, वो फिल्मों में होता है ना, वो बार बार पूछता रहता है, अरे रे क्या हो गया क्या हो गया, मैं तो भूल गया। वो उसके साथ होगा। रिवीजन करते रहो इस फिल्म का, ठीक है। लेस देन 1 मिनट है, नया लिंक आने वाला है, ठीक है। एक नया लिंक भेजता हूँ, उस पर डिस्कशन और करते हैं।